नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। लास्ट क्लास में हमने 1857 का जो विद्रोह हुआ वो खत्म कर लिया। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान में जो प्रमुख आंदोलन हुए उनके बारे में आज हम बात करेंगे। राजस्थान में प्रमुख आंदोलन, तो राजस्थान में जो प्रमुख आंदोलन हुए इसको हम आगे और विभाजित करते हैं, जिसमें आते एक आपके जो किसान आंदोलन हुए इनके बारे में पढ़ते हैं हम। फिर आपके जो जनजाति आंदोलन हुए राजस्थान में, जो जनजातियों में जो समस्या थी उन समस्याओं को दूर करने के लिए जनजातियों ने आंदोलन किया था। फिर आपके उत्तरदायी सरकार स्थापना करने के लिए प्रजामंडल आंदोलन हुए। उन आंदोलन उत्तरदायी सरकार स्थापना करने के लिए जो प्रजामंडल आंदोलन हुए उन आंदोलन को हम पढ़ते हैं। तो मुख्यतः हम राजस्थान में जो प्रमुख आंदोलन हुए हम तीन भागों में बांटते हैं: किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन। फिर कि इन आंदोलन में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भूमिका भी थी, तो हम महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में भी पढ़ते हैं कि किन आंदोलनों में कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़े थे और उनकी क्या भूमिका थी और उन्होंने जन जागृति का काम कैसे किया। उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में सामान्य सा परिचय देखते हैं। फिर कि जब ये आंदोलन हुए तो कुछ पत्र पत्रिकाएं भी थी जो इन आंदोलनों का प्रचार करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाते थे, लोगों में जन जागृति का काम करते थे। तो हम उन प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि ये कहां से निकलती थी या इनको निकालने वाले कौन से व्यक्ति थे। तो मुख्यतः हम राजस्थान में जो आंदोलन हुए उनमें से किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन देखते हैं और उनमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके बारे में पढ़ते हैं और जो पत्र पत्रिका थी उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि लोगों में जन जागृति कैसे हुई। जब 1857 का विद्रोह हुआ, 1857 का विद्रोह भले ही असफल हो गया परंतु राष्ट्रवाद का उदय हुआ, लोगों में जन जागृति बढ़ गई और लोग अपने शोषण के खिलाफ, अपने ऊपर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। तो किसानों ने अपनी जो समस्या थी उनके विरुद्ध आवाज उठाए, जनजातियों में जो समस्या थी उन जनजाति के लोग अपनी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाए। प्रजामंडल आंदोलन, देश में उत्तरदायी सरकार स्थापना करने के लिए जो आंदोलन हुए उन्हें प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। और कौन सी रियासतों में किस प्रकार आंदोलन हुए, कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने अपनी भूमिका निभाई, मुख्यतः वो पढ़ते हैं। तो आज हम राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि जो राजस्थान में किसान आंदोलन हुए उनमें हम कौन सी रियासतों के किसान आंदोलन या कौन से आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें इसमें जो मेवाड़ में जो किसान आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपके बिजोलिया हो गया, बेगू हो गया, इन आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं।
बेगू। मारवाड़ में जो किसान आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ते हैं। अलवर, भरतपुर जो किसान आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ते हैं। शेखावटी आपके जो जयपुर क्षेत्र के, जयपुर और वो शेखावटी प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ते हैं। और आपके बीकानेर में जो किसान आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मुख्यतः हम किसान आंदोलन में मेवाड़ में जो बिचौलिया बेगू में जो आपके चित्तौड़गढ़ में है वहां पे जो किसान आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ते हैं। आपके मारवाड़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर में जो आंदोलन हुए वो पढ़ते हैं। तो मुख्यतः किसान आंदोलन में जो राजस्थान में जो प्रमुख किसान आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से किसानों ने आंदोलन किए, वो आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने अपनी भूमिका निभाई, कौन से पत्र पत्रिकाओं ने उस आंदोलन को जन जागृति का काम किया, कैसे वो आंदोलन खत्म हुए, क्या सुधार हुए, उसके बारे में पढ़ते। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि आंदोलन पहले क्यों नहीं हुए। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद में ही क्यों हुए। तो अगर हम थोड़ा सा इन किसानों के बारे में थोड़ा सा इतिहास देखें कि 1857 के बाद अंग्रेजों ने कैसे अपने राज्य में अपने जो शासन का कार्य थोड़ा संभाला था, जो राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। तो हम एक तो 18वीं शताब्दी मतलब कि इन किसान आंदोलनों से पहले की क्या भूमिका थी और इसके बाद की क्या भूमिका थी, मतलब कि अंग्रेजों के आने से पहले की क्या भूमिका थी और अंग्रेजों के आने के बाद में क्या भूमिका थी, जिससे कि आपको जो आंदोलन हुए उनके जो प्रमुख कारण आपको पता चल जाएंगे। बाद में देखो, अंग्रेजों से पहले रास्ता और जो किसान था, किसान और जो उनके जागीरदार थे या जमींदार थे, उनके मध्य अच्छे संबंध थे, एक भाईचारे का संबंध था। किसानों की वो हर समय मदद करते थे। उस समय कोई लिखित दस्तावेज भी नहीं थे। जब अकाल पड़ता तो वो व्यक्तियों की मदद भी करते, किसानों को कर में छूट भी देते और कई प्रकार की वस्तुओं में भी देने की मदद भी करते। तो हम कह सकते थे कि अंग्रेजों के आगमन से पहले किसान वर्ग संतुष्ट था। राजस्थान में किसानों की फसल से एक अच्छी उपज होती थी और किसान अपने घर का, अपने परिवार का सही ढंग से संचालन कर सकता था और किसान एक आत्मनिर्भर वो एक सही परिवार का संचालन करने वाला व्यक्ति था। और किसान और जो उनके ऊपर जमींदार, जागीरदार या पटेल थे, उनके बीच में अच्छे संबंध थे और उन्हें कई प्रकार की जब संकट में हो तो कुछ रियायतें भी दे दी जाती। तो हम अंग्रेजों से पहले कह सकते थे कि किसान वर्ग संपन्न व एक अच्छा था। आत्मनिर्भर था। किसान
वह जो उसके ऊपर व्यक्ति मतलब कि जमींदार जो टैक्स को लेने आते थे, टैक्स तो उस समय लिए जाते थे परंतु इतने नहीं लिए जाते थे, कम टैक्स लिए जाते थे। अगर अकाल पड़ता तो किसानों को रियायतें भी दी जाती, कुछ अनाज भी दिया जाता। मतलब कि यही है कि किसानों और वहाँ के जो सामंत थे या जागीरदार थे उन बीच अच्छे संबंध थे। पर क्या हुआ जब अंग्रेज आ गए, राजस्थान के राजाओं के साथ सहायक संधियां कर ली, तो राजस्थान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। फिर अंग्रेज राजाओं को अपनी सेना देने लगे कि भाई हम आपके बाह्य आक्रमण की रक्षा करेंगे, कोई भी व्यक्ति आपको हमला नहीं करेगा। संस्कृति थी उनको अपनाने लगे, भोग विलास और विलासिता की वस्तु में डूबने लगे। अंग्रेजों की संस्कृति अपनाने लग गए, भोग विलास में डूबने लगे, अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम जो स्कूलें थी उन स्कूलों में भेजने लग गए और अपने जीवन में एक पश्चिमी संस्कृति में जो परिवर्तन जो दिखाई देता वो अपनाने लगे, महंगे महंगे शौक पालने लगे। तो इन शौक को पालने के लिए चाहिए पैसे, तो पैसे लाए कहाँ से? तो जमींदारों ने किसानों का शोषण करने लगे, जो कर की राशि थी वो बढ़ा ली और नए प्रकार के कर लगा दिए और ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाए और अपने स्वार्थी और या अपने खर्चे निकाल सके। तो मतलब कि अंग्रेजों के बाद में जो उनके जो जमींदार या जागीरदार थे वो अंग्रेजों की संस्कृति अपनाने लगे, अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में भेजने लगे, भोगविलासा की वस्तु में डूबने लगे, महंगे महंगे शौक पालने लगे और इन शौक के लिए चाहिए पैसा। और पैसा कहाँ से लाए? तो किसानों ने, वहां के जो जमींदारों ने वहां के जो किसान थे उन पर अत्याचार करने लगे। जो भूमि से कर लिया जाता वो बढ़ा दिया, बहुत से टैक्स लगा दिए और किसानों को अत्याचार व शोषण करके पैसे कमाने लगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहले क्या व्यवस्था थी और बाद में क्या व्यवस्था थी। मतलब कि पहले किसान क्या था कि आत्मनिर्भर था और अच्छी फसल होती थी, जिससे कि राजा को टैक्स देने के बाद में एक अच्छा हिस्सा अपने पास बचा लेता और अपने परिवार को, अपने बच्चों का भरण पोषण कर देता। फिर क्या हुआ कि जो जागीरदारों ने बहुत से टैक्स लगा दिए, लगभग 70 से 80% भाग जागीरदार ले जाते थे, 20% हिस्सा बचता, उसमें वो अपने परिवार को, अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाते। जब अकाल पड़ता तो फसल भी नहीं हो पाती, तो जागीरदार उस समय भी अकाल अपने टैक्स की मांग करते थे और किसान ज्यादा से ज्यादा कर्जा में डूबने लगे, तो भी किसान वर्ग असंतुष्ट होता रहा। तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद में अंग्रेजों से पहले की स्थिति ये थी और बाद में ये स्थिति आ गई, जिससे कि किसान वर्ग असंतुष्ट हो गया, नाराज होने लगे वो, और किसान वर्ग ऐसा समय आया कि अपने परिवार का भी सही ढंग से संचालन नहीं कर पाया और फिर किसान अपने अधिकारों के लिए, अपने शोषण के विरुद्ध आवाज भी उठाने लगा। और आवाज में जो प्रमुख किसान आंदोलन हुए, अलग अलग जगहों पर किसान आंदोलन हुए, एक जगह से जब दूसरी जगह में सूचना मिली कि वहां पर किसानों ने अपने अधिकारों के लिए, अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई, तो बाकी लोगों के मन में भी जन जागृति उत्पन्न हुई और उन्होंने भी आंदोलन किए। तो हमने देख लिया कि पहले की क्या स्थिति, बाद में क्या स्थिति, कौन से परिवर्तन हुए जिनकी वजह से किसानों में आंदोलन हुए। तो हम आगे वाले वीडियो में जो मेवाड़ में जो किसान आंदोलन हुआ, जिसमें आपके बिजोलिया है, उस आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।